तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग की एपिसोड 07 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें डीमन एम्परर को दिखाता है कि डीमन एम्परर जो होता है वो 3 महीने अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद बाहर निकलता है ब्रेक थ्रू करने के बाद, और साथ ही वो अपनी दाढ़ी वाड़ी कटवा रहा था, अपने बालों को सेट करवा रहा था। वहां पर नौकरों से कपड़े पहनवाते हैं और कपड़े पहनने के बाद इसी के साथ ही मास्टर मूड है वहां पर पहले से मौजूद होते हैं। उसे कहते हैं कि सर आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा कंग्रेचुलेट, क्योंकि आपने यहाँ पर दोबारा से बहुत सारी अचीवमेंट्स को हासिल कर लिया है। इसी के साथ ही डीमन एम्परर वहां पर से अपनी वाइन की बोतल उठाता है, वाइन की बोतल उठाता है, साथ ही अपने कप में डालता और कहता है कि तुमने यहाँ पर कहा कि थर्ड यंग मास्टर मुझसे मिलना चाहता है, उसने मिलने की रिक्वेस्ट की है। तो मास्टर मूडाम उसे कहता है कि हाँ सर ये बात वाकई में सच है, उसने खुद ही यहाँ पर कहा कि वो आपसे मिलना चाहता है, और साथ ही उसने यहाँ पर कैरेज का बंदोबस्त करने का भी कहा है, लेकिन मैंने उसे कहा कि मैं पहले आपसे बात करूंगा उसके बाद कैरेज भेजूंगा। तो उसी के साथ ही डीमन एम्परर होते हैं वहां पर अपनी वाइन पीते हैं और साथ ही उसे कहते हैं फर्स्ट रॉयल गार्ड तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना कि मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, और इसी के साथ वो फिर से वहां पर वाइन डालते हैं, फिर से अपना ग्लास पीते हैं, जबकि मास्टर मूडाम अभी अपना सर झुकाकर वहां पर बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर आगे से क्या कहने वाले हैं। और इसी के साथ ही डीमन एम्परर वहां पर अपने ग्लास पी रहे होते हैं, साथ ही सोचने के बाद उसे कहते हैं मैं चाहता हूं कि थर्ड यंग मास्टर को यहाँ पर पैलेस में ना लाया जाए, बल्कि उसको डिमोनिक जजमेंट पवेलियन में लेकर आओ। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर मूडाम को एक झटका लगता है, तो वो कहते हैं क्या डिमोनिक जजमेंट पवेलियन में लेकर आऊं। तो डीमन एम्परर से कहते हैं क्या तुमने मेरी बात को सुना। तो वो कहता है जी सर मैंने आपकी बात को सुन लिया, अभी मैं वहां पर कैरेज भिजवाता हूं, थर्ड यंग मास्टर को डिमोनिक पवेलियन में लेकर आता हूं। जबकि डीमन एम्परर वहां पर सोच रहा था कि देखते हैं कि यहाँ पर ये लड़का डिमोनिक जजमेंट पवेलियन के टेस्ट को पास कर पाता है या नहीं। और इसी के साथ ही वहां पर वो जमाइयां ले रहा होता है और कहता है कि लगता है कि ठंड आने वाली है क्योंकि बाहर बर्फ पड़ रही होती है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे हाजिन का दिखाया जाता है कि हाजिन अपने बिस्तर के ऊपर लेटा होता है, डॉक्टर उसके पास होता है, उसको चेक करता है। जब डॉक्टर उसे चेक करने के बाद से कहता है कि तुम्हारे डैमेज वेन्स जो है वो पहले से बड़ी तेजी के साथ रिकवर कर रही हैं, मुझे लगता है कुछ ही दिनों में ये और भी ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। सिर्फ तुम्हारी वेन्स बल्कि तुम यहाँ पर जिन जड़ी बूटियों को पी रहे हो उन जड़ी बूटियों को पीने की वजह से मुझे लगता है कि अब दोबारा मुझे एक्यूपंक्चर टेक्निक को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो काफी हैरान भी हो रहा था और हाजिन सोच रहा था कि ये कमीना डॉक्टर मुझे इस तरह से घूर घूर का क्यों देख रहा है। तो डॉक्टर से कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मैं बस ये देख रहा था कि तुम्हारी बॉडी जो है बहुत ही तेजी के साथ रीजनरेट कर रही है, इतनी तेजी के साथ किसी की बॉडी रीजनरेट करते हुए नहीं देखी। तो हाजिन उठकर खड़ा हो जाता है और डॉक्टर उसे कहता है कि आज के बाद से मैं तुम्हारे ऊपर की ब्लॉकिंग टेक्निक यानी कि जो एक्यूपंक्चर टेक्निक्स है उनको यूज नहीं करूंगा, और मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ के साथ और जो न्यूट्रिएंट्स तुम्हें दिए जाएंगे उन्हीं के साथ रिकवर कर जाओगे। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन उससे पूछता है मैं यहाँ पर एक बारे में जो तुमसे जानना चाहता हूँ। डॉक्टर कहता है कि बताएं ना यंग लॉर्ड आप यहाँ पर किस बारे में जानना चाहते हैं। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर किसी सुप्रीम हीलिंग पोशन के बारे में सुना था, मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना, ये किस किस्म का सुप्रीम हीलिंग पोशन है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि सर ये एक बहुत ही पावरफुल पोशन है जिसे बहुत सारी जड़ी बूटियों के साथ कॉन्कैट किया जाता है यानी बनाया जाता है, और इसके हीलिंग इफेक्ट जो होते हैं बहुत ज्यादा जबरदस्त होते हैं। ये वाला जो सुप्रीम हीलिंग पोशन होता है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हायर रैंक के लोगों को ही दिया जाता है, जैसे कि आप सभी डिसाइपल्स को या फिर डीमन एम्परर को दिया जाता है ताकि आप सभी लोग जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकें। तो उसकी बात सुनने के बाद हमारा हीरो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये डॉक्टर या तो मेरी मेडिसिन के साथ कुछ गड़बड़ कर रहा है या फिर यहाँ पर मेडिसिन ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम हीलिंग पोशन पीने के बाद मेरी बॉडी उतनी तेजी के साथ रिकवर क्यों नहीं कर पा रही। डॉक्टर से कहता है तो फिर ठीक है सर मैं यहाँ पर 2 दिन के बाद वापस आऊंगा, उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर तेजी से रिकवर करेंगे। और इसी के साथ डॉक्टर वहां चला जाता है। तब कि हमारा हाजिन खिड़की से बाहर निकलता है, डीमन एम्परर के पैलेस की तरफ देखता है और कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि मुझे जल्दी से वहां पर संदेशा आएगा कि मुझे डीमन एम्परर ने मिलने के लिए बुलाया है। पता नहीं वो किस किस्म का इंसान होगा, सभी लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में सुना हुआ है। सभी लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि यहाँ पर म्यूरियम में सबसे पावरफुल इंसान अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ डीमन एम्परर है। हालांकि यहाँ पर रैंकिंग में 10 बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट हैं, उन 10 पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट में कभी मेरा नाम भी हुआ करता था, यानी कि असैसिन किंग का भी नाम हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर अगर कोई सबसे पावरफुल फोर्स है जिसके सामने हमारी ह्यूमन राइट्स अलायंस और इसके अलावा स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के मास्टर भी सर झुकाते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डीमन एम्परर है। उसकी पावर्स इतनी ज्यादा है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसकी तरफ ग्लेयर करके यानी घूर कर किसी की जान ले सकता है। हाजिन सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि इस वक्त डीमन एम्परर से मिलना मेरे लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है कि उसे मेरे बारे में पता चल जाए कि मैं उसका डिसाइपल नहीं हूं बल्कि उसकी बॉडी में कोई और हूं। लेकिन उससे मिले बिना मैं यहाँ पर कैसे कह सकता हूँ, मुझे पहले उससे जाकर मिलना होगा, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा काशियस रहने की जरूरत है। और मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर उस लड़की रिन के बारे में उसको कुछ बताना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने उसके बारे में बताया तो वाकई में उसके पूरे टेंपल को और साथ उसकी फैमिली को भी मार डालेगा। लेकिन मैं यहाँ पर किसी का गुलाम तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता। मुझे यहाँ पर एक नई जिंदगी मिली थी आजाद रहने के लिए, ना कि मैं यहाँ पर किसी उस कुतिया के यहाँ पर गुलामी करना शुरू कर दूं या फिर फोर्स यंग मास्टर के हाथों उसकी कठपुतली बन जाऊं। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है कि इस कमीने लड़के ने उस लड़की के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है क्यों, जबकि उसकी शक्ल पर लिखा हुआ है कि वो कमीनी है। तो इसी के साथ ही बाहर से उसे आवाज आती है कि यंग लॉर्ड आपको
डीमन एम्परर ने मिलने के लिए बुलाया, प्लीज जल्दी से बाहर आ जाए, आपकी कैरेज रेडी है। तो अंगबाओ से कहते हैं कि मैं आपके कपड़े तैयार कर देती हूँ ताकि आप तैयार होकर वहां पर जाएं, और इसी के साथ उसको तैयार कर दिया जाता है। वो दरवाजा खोलता है, बाहर निकलता है तो वहां पर सामने उसकी कैरेज खड़ी होती है और वो अपनी कैरेज में बैठता है और उसमें बैठकर वहां पर पहुंच जाता है जहां पर मास्टर मूडैम पहले से वहां पर खड़े होते हैं और उसे गाइड करते हैं। और साथ ही वहां पर एक और बंदा होता है और कहता है कि सर अब आगे मैं आपको लेकर जाऊंगा, और वो उसे लेकर एक पहाड़ी इलाके की तरफ चले जाते हैं जहां पर सिर्फ पहाड़ी ही होती हैं, और वहां पर सेंटर में एक रास्ता होता है। मना हाजिन इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि ये क्या, मुझे तो लगा था कि पैलेस में मिलने के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन ये लोग मुझे कहां पर ले आए हैं। तो वहां पर देखता है तो वहां पर सीढ़ियां होती हैं, सीढ़ियां जो होती हैं वो काफी ऊंचाई के ऊपर जाकर एक घर होता है, एक छोटा सा पवेलियन होता है। तो वो कहता है कि ये डिमोनिक जजमेंट पवेलियन है क्या मुझे चढ़कर ऊपर जाना होगा। और इसी के साथ डीमन एम्परर को दिखाता है कि वहां पर बैठा होता है और वाइन पी रहा होता है और कहता है कि बहुत ही जल्दी जहां पर किसी की जजमेंट आने वाली है। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि हमारा हाजिन जो होता है वो उस बंदे के साथ सीढ़ियां चढ़ते ऊपर की तरफ जा रहा होता है। हाजिन कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लोग यहाँ पर मुझे क्यों लेकर आए हैं, मुझे लगता है कि ये इनका हेडक्वार्टर है। जरा देखो तो चारों तरफ माउंटेन्स और माउंटेन्स के बीच में बहुत ही पावरफुल मास्टर छुपे हुए हैं, यानी कि जहां पर कोई भी आकर कभी अटैक नहीं कर सकता। इसी वजह से तो राइटियस ह्यूमन अलायंस और स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लोग कभी भी जहां पर आकर अटैक नहीं कर पाए, और डीमन एम्परर जो है सबसे ज्यादा सुरक्षित इंसान है। हालांकि उसके ऊपर अटैक करने के लिए कोई आएगा भी नहीं क्योंकि वो सबसे पावरफुल इंसान भी है, लेकिन यहाँ पर काफी सारे हाई लेवल के मास्टर जो आसपास छुपकर यहाँ पर नजर रखे हुए हैं। हाजिन सोच रहा था अगर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक भी गलती करता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी तो हड्डियां भी नहीं बचेंगी, ये सभी मास्टर्स एक एक भी अटैक करे तो मैं नहीं बच पाऊंगा। और इसी के साथ ही वो लोग एक माउंटेन के साथ जहां पर सीढ़ियां खत्म होती है वहां पर एक दरवाजा लगा होता है, और वो जब बंदा जो होता है वहां पर रुकता है और कहता है कि सर यहीं पर रुके। हाजिन सोच रहा था कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है, ये लोग यहाँ पर इस जगह को डिमोनिक जजमेंट पवेलियन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो पवेलियन है भी नहीं है, ये तो एक पहाड़ी के अंदर एक दरवाजा लगा हुआ है, लगता है कि मैं किसी केव के अंदर एंटर होने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वो गार्ड जो होता है वो दोनों हाथों के साथ उस दरवाजे को ओपन करता है, और दरवाजा ओपन करने के बाद हमारा हाजिन सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर अपनी सर्वाइवल के लिए खुद डिसाइड करना होगा। अंदर जाकर मैं जो भी बात करूंगा डीमन एम्परर के साथ उसी के ऊपर मेरी आगे का फ्यूचर डिपेंड करता है। अगर मैंने गलत बात की तो फिर मैं मरूंगा, लेकिन सही बात की तो फिर हो सकता है कि मुझे वो आजादी की जिंदगी मिल जाए जो मुझे चाहिए थी। और गार्ड उसे कहता है सर आप अंदर जा सकते हैं। तो हमारा हाजिन कहता है कि मुझे फोकस करना होगा, और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है वहां पर उस केव के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो केव के अंदर जाता है अंदर बहुत सारी रोशनी होती है, और अंदर जाने के बाद पूरे का पूरा नक्शा ही बदल जाता है। वहां पर बहुत सारी हरियाली होती है, हर जगह के ऊपर फूल होते हैं, वहां पर बहुत सारे जानवर भी घूम रहे होते हैं। और हाजिन से देखने के बाद कहता है ये क्या, यहाँ पर तो समर है, मुझे लगा कि विंटर है क्योंकि बाहर तो बर्फ पड़ रही थी, लेकिन यहाँ का मौसम तो काफी अजीब है, यहाँ पर तो बहुत सारे जीव जंतु भी हैं। ऐसे लगता है कि जो जिंदगी मुझे चाहिए थी यहाँ पर बिल्कुल वही परफेक्ट माहौल है। यहाँ पर पंछी भी चहचहा रही होती है, तो वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये रियल नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि ये इल्यूजन है। फिर साथ ही वो आगे बढ़ता है और कहता है अगर ये इल्यूजन भी है फिर भी ये बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है क्योंकि इस तरह की इल्यूजन मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। हाजिन सोच रहा था कि मुझे इसी तरह की जिंदगी चाहिए थी, मैं यहाँ पर असैसिन किंग की पोस्ट से रिटायर होने के बाद इसी तरह के खेतों में जाकर अपनी बाकी की सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, जहाँ पर आराम से फील्ड में लेट जाऊं, वहां पर हवा को महसूस करूं, परिंदों को चहचहाता हुआ सुनूं, और इसके साथ साथ वहां पर ठंडी हवा के मजे लूं। इसी के साथ ही वहां पर वो फूलों को भी टच करता है और कहता है कि जो तो वाकई में बहुत ज्यादा रियल है। वहां पर वो सारी की सारी इल्यूजन को फील कर रहा होता है। इसी के साथ उसे डीमन किंग की आवाज आती है, डीमन एम्परर से कहते हैं कि इस तरफ आ जाओ, और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 07 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पर इसकी जजमेंट क्या होने वाली है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो होता है वो एक इल्यूजनरी पवेलियन के अंदर चला जाता है जहां पर वो सभी चीजों को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था। इसी के साथ ही डीमन एम्परर की आवाज आती है कि इस तरफ आ जाओ। वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमता और कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया, लेकिन साथ उसे पीछे गाजिबू दिखाई देता है। तो वो कहता है कि ये यहाँ पर कहाँ से आ गया, मैंने पहले से यहाँ पर नहीं देखा। तो वहां पर उसे डीमन एम्परर भी दिखाया देता है। वो कहता है कि यहाँ पर तो डीमन एम्परर भी खड़ा है, लगता है कि यही डीमन एम्परर है। और इसी के साथ ही वहां पर से उसके पांव अपने आप ही आगे की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। हाजिन कहता है कि ये क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर चल नहीं रहा बल्कि मेरे पांव खुद ही उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा हाजिन वहां पर जैसे अपने पांव आगे की तरफ बढ़ाता है तो फूलों के पास उसके पांव गुजरते हैं, तो उसी के साथ ही फूल मुरझाने शुरू हो जाते हैं। तो वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं उसकी तरफ आगे क्यों चलता जा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने मुझे यहाँ पर विविष्ट किया हो, यानी कि किसी ने मुझे अपने वश के अंदर कर लिया हो। जबकि वहां पर डीमन एम्परर बड़ी आराम के साथ अपनी वाइन डालकर पिए जा रहा होता है। हाजिन चलता चलता आगे बढ़ रहा था, जहां पर वो पांव रखता है वहां पर से घास भी जल जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो यहाँ पर डेथ को
एक्सपीरियंस कर रहा होता है। जैसे वहां पर उसके करीब पहुंच रहा होता है, इसी के साथ ही डीमन एम्परर वहां पर उसको जज कर रहा होता है, क्योंकि जो पवेलियन उसकी जजमेंट के लिए होता है। तो वो कहता है मुझे लगता है कि इसका पहला स्टेप जो है वो लाइफ को दर्शाता है, इसका दूसरा स्टेप जो है वो मौत को दर्शाता है, क्योंकि जब ये यहाँ पर एंटर हुआ तब यहाँ पर सीनरी चेंज हो गई और यहाँ पर हर एक चीज हरा भरा हो गया। और उसके बाद अब जब मेरी तरफ आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पर सीनरी खराब होती जा रही है, यानी कि ये मौत को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर डिमोनिक एम्परर जो होता है वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि थर्ड जंग मास्टर ने यहाँ पर इसी डिमोनिक जजमेंट को रिवील किया है, क्योंकि यही उसकी जजमेंट होती है। अगर वो यहाँ पर कुछ और जज करता है तो यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े मॉन्स्टर्स निकल आते। चलता चलता सीधा उस पवेलियन के उस गाज़बी को करीब पहुंच जाता है। तो वो कहता है कि मुझे मेरे असैसिन किंग के इंस्टिंक्ट्स कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है और मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं पूरी तरह से उसके कंट्रोल में हूँ। ये बॉडी बहुत ज्यादा वीक है, मैं यहाँ पर अपने आप को बचा भी नहीं पाऊंगा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे आगे बढ़ना होगा, वापस हटने का कोई रास्ता नहीं है। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता और कहता है अगर मुझे यहाँ पर एक नई जिंदगी चाहिए तो फिर मुझे यहाँ पर इससे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ पर और ज्यादा नहीं रह सकता, मुझे एक आजाद इंसान बनकर इस डिमोनिक कल्ट को छोड़कर जाना होगा। तुम्हारा हाजिन सोच रहा था कि फाइनली मैं यहाँ पर डीमन गार्ड से मिलने वाला हूँ। तो जब वो वहां पर आगे बढ़ता है तो वहां पर उसके सामने डीमन एम्परर बैठा होता है, तो वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। डीमन एम्परर जो होता है उसकी तरफ देखता है, जैसे डीमन एम्परर उसकी तरफ देखता है इसी के साथ ही में नेक्स्ट सीन बाहर का दिखाया जाता है, जहां पर मास्टर मूडैम के साथ एक गार्ड खड़ा होता है। वो कहता है मास्टर क्या वाकई में यहाँ पर थर्ड जंग मास्टर अंदर चले गए, लेकिन सर आप यहाँ पर इतने परेशान क्यों लग रहे हैं, यहाँ पर अंदर जाने में इतनी भी क्या बड़ी बात है कि आप यहाँ पर परेशान हो गए हैं, क्या आप मुझे बताएंगे। तो मास्टर मूडैम आगे से बिल्कुल खामोश होते हैं। तो वो गार्ड से कहता है सर प्लीज मुझे माफ करिएगा अगर मैंने यहाँ पर आपसे कोई गलत सवाल कर लिया हो जो कि मेरी प्रोवेस में ना हो। तो मास्टर मूडैम उसे कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है। और इसी के साथ ही उसे बताते हैं डीमन लॉर्ड की रियन में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 3 ही लोग जो हैं वो यहाँ पर अंदर जा चुके हैं। मास्टर मूडैम उसे बताते हैं कि जो पहले 2 लोग अंदर जा चुके हैं वो कौन थे। तो वो कहता है कि सबसे पहले यहाँ पर 25 साल पहले एक लड़का अंदर गया था और वो मास्टर का फर्स्ट डिसाइपल था। ये बात सुनने के बाद वो जो गार्ड होता है वो कहता है कि सर क्या आप यहाँ पर फर्स्ट जंग मास्टर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट जंग मास्टर जो उनका पहला डिसाइपल है क्या वो यहाँ पर अंदर गया था। तो मास्टर मूडैम उसे कहते हैं नहीं वो उसका पहला डिसाइपल नहीं था, बल्कि उससे पहले भी उनका एक डिसाइपल था और उनसे पहले जो उनका डिसाइपल था उसे यहाँ पर अंदर एंटर होने का मौका मिला था। मास्टर ने उसे खुद यहाँ पर अंदर बुलाया था। जब उसे अंदर बुलाया गया था तो क्या तुम्हें पता है कि उसके बाद के साथ क्या हुआ। तो वो गार्ड जो होता है वो कहता है कि सर पहले तो मुझे यहाँ पर यही नहीं पता कि उनके पास इससे पहले भी यहाँ पर एक डिसाइपल हुआ करता था। अगर यहाँ पर 20 साल पहले की बात की जा रही है, 25 साल पहले की बात की जा रही है, तो हाँ यहाँ पर वाकई में उनका डिसाइपल हो सकता है, क्योंकि उनका फर्स्ट डिसाइपल जब वो तो 20 साल पहले बना था। तो मास्टर मूडैम उसे कहते हैं कि वो फर्स्ट डिसाइपल जो अंदर गया था उसकी बॉडी बहुत ही बुरी हालत में मिली थी, उसकी बॉडी के ऊपर इतने कट्स लगे हुए थे जैसे किसी जानवर ने उसे चीर फाड़ दिया हो। तो ये बात सुनने के बाद बॉस गार्ड जो होता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या डीमन एम्परर ने खुद उसे मारा था। तो वो कहते हैं नहीं डीमन एम्परर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या तुम्हें लगता है कि डीमन एम्परर को किसी को मारने के लिए यहाँ पर इस पवेलियन में बुलाने की जरूरत है, वो जहां पर चाहे उसी जगह के ऊपर जाकर उसको मार सकते हैं। तो गार्ड उसे कहता है कि सर ये बात तो आपकी वाकई में सच है। फिर साथ ही उससे पूछता है सर आपने कहा कि 3 लोग अंदर गए थे और उनमें से एक तो थर्ड जंग मास्टर है, तो दूसरा बंदा कौन था। तो वो उसे कहता है कि दूसरे नंबर पर क्या तुम हमारे सेक्टर के मिनिस्टर को जानते हो जो कि हमारी वेल्थ को संभालता है, यानी कि हमारी जो ट्रेजर मिनिस्ट्री का मास्टर है, क्या तुम उसके बारे में जानते हो। तो वो कहता है हाँ सर मैं उसे जानता हूँ, एक बहुत ही समझदार इंसान है। तो मास्टर मूडैम उसे कहता है कि वो दूसरा इंसान था जो इस पवेलियन के अंदर गया था। इस पवेलियन के अंदर जाने के बाद वो बहुत ही ऊंचे फखर के साथ अपना सर उठाकर बाहर निकला था और उसके बाद से उसकी जिंदगी बदल गई। उसकी जिंदगी ऐसी बदली कि वो एक बहुत ही समझदार इंसान बनकर बाहर निकला और उसने आकर हमारी पूरी की पूरी कल्ट की जितनी भी ट्रेजरी है उसको बहुत ही अच्छे से संभाल कर रखा हुआ है, यहाँ तक कि सभी लोग उसको रिस्पेक्ट देते हैं, कोई भी उसके सामने सर उठाकर बात नहीं कर पाता। आज यहाँ पर तीसरी बार इस डिमोनिक जजमेंट पवेलियन ने अपने दरवाजे खोले हैं, वो भी थर्ड जंग मास्टर के लिए। तो अब यहाँ पर मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारा थर्ड जंग मास्टर वहां पर से जिंदा बाहर आ पाएगा या नहीं। तो नेक्स्ट सीन अंदर का दिखाया जाता है। तो हमारा जो थर्ड जंग मास्टर यानी कि हाजिन होता है वो वहां पर डीमन एम्परर को ग्रीट करता है उसी तरीके से जैसे बाकी सभी उसे ग्रीट करते हैं। तो डीमन एम्परर जो होता है वो उसकी तरफ देख रहा होता है और उसकी ग्रीटिंग्स को एक्सेप्ट करता है। डीमन एम्परर से कहता है ठीक है अपना सर उठाओ, और इसी के साथ ही डीमन एम्परर जो होता है वो उसकी तरफ जब देख रहा होता है तो मन हाजिन कहता है कि इसका देखना बहुत ज्यादा अलग है, ऐसे लगता है जैसे मैं किसी ग्रैंड डिमोनिक मास्टर के सामने खड़ा हूँ। ये तो वाकई में पूरे के पूरे डिमोनिक कल्ट का मास्टर लगता है, इसका गेज यहाँ पर बता रहा है। हालांकि इसने अभी तक यहाँ पर अपनी की पावर को रिलीज नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद इसे देखकर ही पता चलता है ये कोई आम इंसान नहीं है। अगर यहाँ पर अपनी की पावर को रिलीज करेगा तो फिर तो यहाँ पर मैं यहाँ पर उसको सेंस करने के बाद ही मारा जाऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसा इंसान है जिसे यहाँ पर ना सिर्फ डीमन एम्परर बल्कि इसे हाफ इमॉर्टल भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी पावर लेवल्स कहा जाता है कुछ लेवल तक पहुंच चुकी है जहां पर ये इमॉर्टैलिटी को हासिल करने वाला है। इसने बहुत सारी जिंदगी जी है और साथ ही ये हाफ मार्शल गार्ड भी बन चुका है। जहां पर उसके सामने कोई भी गलत बात नहीं करनी, कहीं ऐसा ना हो कि एक झटके में ये मुझे मार डाले। और इसी के साथ ही डीमन एम्परर जो होता है उसे कहता है कि बताओ कि तुम यहाँ पर मुझसे क्यों मिलना चाहते थे, मैंने सुना कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो। और साथ ही उसके सामने वाइन करता है। तो हमारा जो हाजिन होता है वो आगे बढ़ता है, जाकर
उसके पास से वाइन का ग्लास लेता है और कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी है, कितना अरसा हो गया कि मैंने यहाँ पर अच्छी वाइन नहीं पी। इसी के साथ ही वो जल्दी से इस वाइन को गटक जाता है। तो डीमन एम्परर कहते हैं तो फिर बताओ कि तुमने यहाँ पर मुझसे क्यों मिलने के लिए मुझे कहा कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो। तो हाजिन इसी के साथ ही ग्लास रखता है और साथ ही कहता है कि सर मैं आपको बताता हूँ। साथ ही वो सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या कहूँ, क्या ये वाकई में सभी अपने डिसाइपल्स के साथ इसी तरह से बात करता है। जिन सोच रहा था कि मुझे लगता है कि मुझे इसे डायरेक्टली बात बतानी होगी, क्योंकि इसे देख इसके सीरियस फेस को देखकर तो लगता है कि ये सीधी बात सुनना चाहेगा। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। डीमन लॉर्ड कहता है कि बताओ कि तुम क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर कल्ट को छोड़कर जाना चाहता हूँ। अगर आपको इस बात से कोई मसला ना हो तो क्या मैं कल्ट को छोड़कर जा सकता हूँ। और इसी के साथ ही वो अंदर से सोच रहा था मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और जब ये गुस्सा हो जाएगा उसके बाद ये यहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करेगा, मुझे मार डालेगा। मैं यहाँ पर फ्रेश एयर को महसूस करना चाहता था लेकिन लगता है कि अब मैं कब्र में जाने वाला हूँ क्योंकि ये मुझे मार डालेगा। तो डीमन एम्परर जो होता है उसकी बात सुनने के बाद कहता है मुझे ये बताओ कि तुम कल्ट को छोड़कर क्यों जाना चाहते हो। तुम्हारा हाजिन जो होता है उसके पास कोई जवाब नहीं होता, वो यहाँ पर उसे क्या बताए। जिन सोच रहा था कि मुझे बहुत ही सोच कर जवाब देना होगा और इसी के साथ ही डीमन एम्परर से कहते हैं कि मेरे ग्लास में वाइन डालो। तो वो आगे बढ़ता है, जाकर उसकी वाइन उठाता है, जाकर उसके ग्लास में डालता है। साथ ही सोच रहा है कि मुझे लगता है कि ये बंदा यहाँ पर सोच रहा है, ये सोच रहा है कि मेरा जवाब कैसा होगा। अगर मेरा जवाब गलत हुआ कि मैं कल्ट को छोड़कर क्यों जाना चाहता हूँ तो ये मुझे मार डालेगा। इसी के साथ ही मुझे कहते हैं कि लड़के मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ अर्सा के लिए बाहर जाना चाहते हो, यानी आउटिंग पर जाना चाहते हो। तुम्हारा सवाल गलत है। तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि तुम कल्ट को छोड़कर जाना चाहते हो। मुझे यहाँ पर सही से बताओ, अगर तुमने यहाँ पर सही जवाब दिया तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तुम्हारा हाजिन सोच रहा होता है कि इसने यहाँ पर मुझे पकड़ लिया। अगर मैं यहाँ पर इसे ये कहता कि मैं छुट्टी पर जाना चाहता हूँ तो फिर बात अलग थी, लेकिन मैंने ये कहा कि मैं कल्ट को छोड़कर जाना चाहता हूँ। डीमन एम्परर से कहते हैं क्या तुम्हें यहाँ पर मेरा डिसाइपल बनकर अच्छा नहीं लगा? मैंने यहाँ पर तुम्हें अपना पर्सनल डिसाइपल बनाया है। तो वो कहता है नहीं सर ऐसी बात नहीं है, कौन आपका डिसाइपल नहीं बनना चाहेगा। तो फिर साथ ही उसे कहते हैं तो फिर बताओ क्या तुम यहाँ पर अपनी बॉडी की वजह से परेशान हो क्योंकि की ब्लॉकेज की वजह से तुम्हारी सारी पावर्स चली गई? क्या तुम उसकी वजह से शर्मिंदा हो और यहाँ पर ये चाहते हो कि तुम मेरा डिसाइपल ना बने रहो? लेकिन अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मुझे लगता है कि यहाँ पर तुमने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर मेहनत करोगे तो दोबारा से कल्टीवेट कर पाओगे। ये मेरे लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है कि मेरा डिसाइपल यहाँ पर हार मान रहा है। तो वो कहता है नहीं सर ऐसी बात नहीं है। और साथ इसी के साथ ही वहां पर डीमन एम्परर अपनी की पावर्स को भी रिलीज कर रहे होते हैं। पर हाजिन कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं क्या करूं, इसे शांत करने के लिए कौन सी बात करूं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 08 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि डीमन एम्परर क्या इसकी बात को एक्सेप्ट करेगा और क्या इसे यहाँ पर से जाने देगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।